हेलो स्टूडेंट। हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल। इससे पहले के वीडियो में हमने हड़प्पा यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में चर्चा की थी, क्योंकि ये सभ्यता पाकिस्तान में कहाँ तक फैली थी और भारत में कहाँ तक फैली थी। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। और आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा में कौन कौन से स्थल, जैसे मोहनजोदड़ो हो गया, आपका धोलावीरा हो गया, पुनतासी हो गया, राखीगढ़ी हो गया। तो इस प्रकार के स्थल यहाँ से प्राप्त हुए हैं और कुछ परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल क्या क्या हैं। यदि हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों की, तो विस्तृत क्षेत्र में विस्तारित सिंधु सभ्यता के 2800 स्थलों की जानकारी अभी तक हमें प्राप्त हुई है। यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी 1947 के बाद अभी तक कितने 28 तो स्थल खोजे जा चुके हैं। और उत्खनन से जो प्राप्त जो साक्ष्य हमें मिले हैं, इसके अनुसार इस सभ्यता से संबंध सैकड़ों स्थलों में कुछ नगर, कस्बे एवं बड़े ग्राम के रूप में तथा कुछ नगर बंदरगाह के रूप में भी विकसित हुए हैं। यहाँ पर इस सभ्यता के प्रमुख स्थलों का वर्णन अधोलिखित है। इनका वर्णन निम्न प्रकार किया गया है। तो पहले हम स्थल देख लेते हैं, हड़प्पा स्थल। ठीक, हड़प्पा की यदि बात करें, हड़प्पा, तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। सन जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खोज की गई थी। अब ये स्थल जो है कहाँ पर पड़ता है? ये स्थल जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में, और वर्तमान नाम है शाहीवाल। मोंटगोमरी ज़िला, लेकिन वर्तमान में इसका नाम है शाहीवाल। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कौन? हड़प्पा स्थल। ये क्वेश्चन भी पूछा गया पीजीटी सन 2000 में। इस स्थल का सर्वप्रथम उत्खनन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। इसके बाद पुनः 1923-24 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में इस स्थल का उत्खनन करवाया था। किसके नेतृत्व में हुआ? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसका उत्खनन कराया। उसके बाद में कुछ और व्यक्ति आए जिनके नाम हैं तदुपरांत, यानी कि इसके बाद जो हैं सन 1926 से 27 ईस्वी से 1933 से 34 ईस्वी तक माधव स्वरूप बस, और 1936 ईस्वी में मार्टिमर व्हीलर के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य हुआ। तो 3 व्यक्ति हो गए इम्पोर्टेंट। पहला हो गया दयाराम साहनी, ठीक? दयाराम साहनी के बाद हो गया माधव स्वरूप बस, तीसरा व्यक्ति होगा मार्टिमर व्हीलर। हड़प्पा सभ्यता की खोज में 3 लोगों का योगदान है, दयाराम साहनी, माधव स्वरूप बस और मार्टिमर व्हीलर। ये स्थल जो है, हड़प्पा स्थल 5 किलोमीटर की परिधि में बसा हुआ था, जो सैंधव सभ्यता का सबसे पहला ज्ञात स्थल नगर है। तो कितने क्षेत्र में ये फैला हुआ था? 5 किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ था। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीलों का उल्लेख किया है। सबसे पहले किसने उल्लेख किया? 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा के टीलों को देखा। और 1856 में 1856 में कराची, लाहौर लाहौर रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में यहाँ की ईंटों का प्रयोग करने का प्रयास किया गया है। कहने का मतलब ये है कि कराची से लेकर लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इसके बिछाने के बाद वहाँ के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि कुछ ईंटें लेकर आओ। तो पास की जगह से ईंटें लेके आए और उससे ये पता चला कि यार यहाँ पर कोई ना कोई सभ्यता रही है, कि जो ईंटें यहाँ से निकल रही हैं। तभी कुछ पुरावस्तुएँ प्राप्त हुईं तभी कुछ पुरावस्तुएँ प्राप्त हुईं जिसे तत्कालीन और सर्वप्रथम सर्वेयर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भेज दिया गया। हालाँकि इस समय तक ईंट चुराने वालों ने इसकी संरचना को काफ़ी नष्ट कर दिया था। यानी उस समय जैसे चोर वगैरह थे, तो काफ़ी ईंटें वगैरह उसकी ले गए थे। अब हड़प्पा से जो प्राप्त अवशेषों में है आपको दुर्ग, रक्षा प्राचीर, यानी कि दुर्ग जो है वो चारों तरफ दीवार से घिरा हुआ था। निवास गृह, रहने का घर, चबूतरे एवं अन्नागार महत्वपूर्ण स्थल हैं। ये संपूर्ण नगर जो है 2 टीलों में विभाजित था, 2 टीले थे, एक पूर्वी टीला, एक पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले को बात करें तो एक नगर टीला था, यानी कि पूर्वी हिस्से में एक नगर बसा हुआ था। जबकि पश्चिमी टीले की यदि बात करें तो वो दुर्ग टीले की संज्ञा दी जाती है, यानी कि पश्चिमी टीले में दुर्ग यानी कि ऊँचे-ऊँचे किले बने होते थे, ठीक? पश्चिमी टीले की चारों ओर से किलेबंदी की गई है। तो पश्चिमी तरफ जो किला यानी कि हुआ करता था, उसकी चारों ओर से क्या बाउंड्री खींच दी गई है।
पश्चिमी टीला या दुर्ग टीले को व्हीलर महोदय ने माउंट एबी की उपमा दी है। पश्चिमी टीला जो था, जिसको हम किला बोलते थे, तो मार्टिमर व्हीलर ने इसे माउंट एबी की संज्ञा दी है कि एक ऐसा लग रहा है जैसे कि माउंट ओबी जैसा एक पर्वत है ये। एक अन्य टीला जिसे माउंट एफ की संज्ञा दी है इन्होंने, पर श्रमिक आवास के साक्ष्य मिलते हैं। जो दुर्ग जो टीला था, माउंट एबी ने इसे माउंट एबी की संज्ञा दी है, और एक टीला और था जिसे इन्हें माउंट एफ की संज्ञा यानी कि नाम दिया है, और श्रमिक आवास के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। श्रमिक आवास यानी कि रहने के घर। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सन 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। श्रमिक आवास के उत्तर में अनाज कूटने के 18 गोल चबूतरे एवं अन्नागार की 2 पंक्तियाँ मिली हैं। जो रहने के जो आवास होते थे उसके उत्तर की बात करें तो अनाज कूटने के 18 गोल चबूतरे मिले हैं, अन्नागार मिले हैं, ये 2 पंक्तियाँ मिली हैं। प्रत्येक पंक्ति में 6-6 खाने हैं, जहाँ से जौ के दाने, जले हुए गेहूँ एवं भूसी पाई गई है। यहाँ से जौ के दाने मिले हैं, जले हुए गेहूँ मिले हैं और भूसी मिली है। और बात करें हड़प्पा स्थल से कुछ अन्य महत्वपूर्ण भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं जो निम्नलिखित हैं। जैसे और क्या-क्या साक्ष्य मिले हैं? क्योंकि जब यहाँ की खुदाई की जा रही है तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना। तो और क्या-क्या मिला है? जैसे यहाँ से एक धोती पहने एक मूर्ति का साक्ष्य मिला है। एक मूर्ति मिली है, तो वो ऐसा लग रहा है जैसे कि धोती पहना हुआ, उसका एक साक्ष्य मिला। एक बर्तन है जिस पर मछुआरे का चित्र अंकित है। एक बर्तन है जिस पर एक मछुआरा है और उसका चित्र बना हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि उस समय मछुआरे मछली पकड़ा करते थे, ठीक? इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अच्छा, धोती पहने हुए एक मूर्ति मिली, इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय के लोग क्या पहनते थे? धोती पहनते थे, ठीक है? इस बात की भी चर्चा इसमें की गई है। और क्या मिला यहाँ से? शंख का बना एक बैल मिला है, शंख का बना। शंख होता है, आपने देखा होगा शंख बजाने वाला, ठीक? उसका बना हुआ एक बैल मिला। और क्या मिला? ठोस पहिया एवं छतरी से युक्त तांबे की बनी इक्का गाड़ी हमें प्राप्त हुई है। तो इससे पता चलता है कि तांबे का प्रयोग भी होता था और तांबे की इक्का गाड़ी, उसके पहिए कैसे होते थे? ठोस होते थे, ठोस। और यहाँ से हमें क्या मिला है? गेहूँ, जौ, बाजरा, मटर एवं तिल के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। गेहूँ, जौ, बाजरा, मटर एवं तिल 1, 2, 3, 4, 5, 5 अनाज के हमें यहाँ से साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। 16 ताम्र भट्टियाँ मिली हैं, 16 तांबे की भट्टियाँ यहाँ से मिली हैं। तांबे से बना हुआ पैमाना मिला है और तांबे की क्या मिलती है? ताबीज़, तांबे की एक ताबीज़ मिली है, जिससे ये पता चलता है अरे! कि उस समय के लोग भूत-प्रेत पर विश्वास करते थे, शायद इसीलिए ताबीज़ पहनते होंगे। एक यही बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तांबे की ताबीज़ मिली है एवं तांबे की मानव आकृति भी प्राप्त हुई है। मनुष्य की एक आकृति मिली है, वो भी किसकी थी? तांबे की होती थी, ये यहाँ से प्राप्त हुई है। एक मोहर मिली है यहाँ से, उस मोहर में पैर से सर्प दबाए गरुड़ का चित्र मिला है। तो एक चिड़िया है जो अपने पैर में साँप को दबाए हुई है और उड़ रही है, इस पैर का चित्र मोहर पर है, इसका चित्र हमें यहाँ से मिला है। और एक मुद्रा और है जिस पर हमें खरगोश का चित्र मिला, खरगोश बना हुआ है। तो उससे हमें ये पता चलता था कि ये खरगोश भी पालते होंगे। काँसे से बना हुआ एक दर्पण का साक्ष्य मिला यानी कि शीशा मिला है और यहाँ से एक प्रसाधन केस भी प्राप्त होता है। प्रसाधन केस का मतलब आज समझ गए? जैसे आज के दौर में हम जैसे मेकअप बॉक्स बोलते हैं, जिसमें आपकी लिपस्टिक और जो भी आपके क्रीम वगैरह और हर चीज़ जैसे जो भी आपकी यूज़ की चीज़ होती है, जैसे आपका मेकअप बॉक्स होता है, उसी तरीके का प्रसाधन केस प्राप्त हुआ। यानी कि उस समय भी महिलाएँ क्या अपना सजने-संवरने के लिए कुछ न कुछ किया करती थी। इस प्रकार का साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और इस स्थल से आवासीय क्षेत्र के बाहर स्थित कब्रिस्तान को आर-37 की उपमा दी गई है। यानी कि जहाँ पर रहते हैं, उस क्षेत्र से बाहर एक कब्रिस्तान हुआ करता था। उसके हमें साक्ष्य हमें मिलते हैं और उस कब्रिस्तान को हमने आर-37 का नाम दिया और एक अन्य कब्रिस्तान है, उसको हमने एचआर का नाम दिया है। ये भी आपका उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में ये क्वेश्चन पूछा गया सन 2008 में। किंतु इसका संबंध जो है सिंधु घाटी सभ्यता के परवर्ती काल से था। इस परवर्ती हड़प्पा संस्कृति को पाक पुरातात्विक समाधि एच क्षेत्र संस्कृति की संज्ञा दी है। इसको हमने क्या नाम दिया? समाधि एच क्षेत्र संस्कृति दी है। इसे कब्रिस्तान एच संस्कृति भी कहा जाता है।
अब यदि पूछ लिया जाए कि कब्रिस्तान एच संस्कृति किसे कहा जाता है, तो हड़प्पा संस्कृति को कहा जाता है। और क्या मिला यहाँ से प्राप्त एक मोहर पर सिर के बल एक खड़ी नग्न नारी का चित्र मिला है। यानी कि सिर के बल एक स्त्री खड़ी हुई है, जो नग्न है। नारी का चित्र मिला है, जिसके गर्भ से क्या निकल रहा है? पौधा निकल रहा है, जिसे उर्वरता की देवी की संज्ञा दी गई है। ये भी आपका हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। और यहाँ से गठिया रोग होने के भी हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कि गठिया का रोग हुआ करता था उस समय के लोगों को। इसके साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता की सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से ही प्राप्त हुई हैं। यानी जिस पे कुछ लिखा हुआ है, तो इसकी मोहरें कहाँ से मिली? ज़्यादातर हड़प्पा सभ्यता से मिली हैं। जबकि सर्वाधिक संख्या में मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। अगर बात करें, लिखी हुई मोहरें हड़प्पा से हमें मिली हैं, और सबसे ज़्यादा संख्या में मोहरें कहाँ से मिली हैं? मोहनजोदड़ो से हमें मिली हैं। अब मोहनजोदड़ो के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो का क्या महत्व है? इस स्थल का सिंधी भाषी में शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का टीला। हिंदी में इसका अर्थ है, मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है, इसको बोलते हैं हम मुर्दों का टीला। ये स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। जबकि हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था। अब ये जो था लरकाना जिले में सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। इस स्थल की जो खोज है सन 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। राखाल दास बनर्जी ने सन जॉन मार्शल के निर्देशन में 1922 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक इसका उत्खनन कार्य करवाया। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुई और राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ये स्थल जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। ये स्थल हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नियोजित एवं प्रसिद्ध नगर था। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 640 किलोमीटर है। दोनों हैं ये पाकिस्तान में ही। हड़प्पा जो है वो था आपका मोंटगोमरी ज़िले में, और जो मोहनजोदड़ो था वो आपका था लरकाना ज़िले में। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 640 किलोमीटर इनके बीच की दूरी हुआ करती थी। ये 2 भागों में विभाजित था। कौन? मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा भी 2 भागों में विभाजित था। पूर्वी भाग को हम नगर टीला एवं पश्चिमी भाग को दुर्ग टीला कहते थे। दुर्ग टीले चारों ओर से रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो भी 2 भागों में बटा हुआ था, और जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है वो भी 2 भागों में बटी हुई सी, जिसको हम पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग कहते हैं। जो पश्चिमी भाग था उसको हम बोलते हैं दुर्ग टीला, और जो पूर्वी भाग था हम उसको बोलते हैं नगर टीला। इस स्थल के दुर्ग टीले से कुषाण काल में निर्मित स्तूप का साक्ष्य भी हमें प्राप्त होता है। जो आपका पश्चिमी टीला था जिसको हम बोलते हैं दुर्ग टीला, कुषाण काल आएगा, जब कुषाण काल का जो राजा था वो था कनिष्क। वहाँ पर जो स्तूप हैं वो इसी दुर्ग टीले का होता था। इसका हमें साक्ष्य हमें वहाँ से प्राप्त होता है। इसी कारण दुर्ग टीलों को स्तूप टीला भी कहते हैं। दुर्ग क्षेत्र से बृहत स्नानागार, पुरोहितों का आवास, सभागार आदि प्रमुख साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्मारक है। यानी कि बड़ा स्नानागार जो मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्मारक है। बृहत स्नानागार को मार्शल ने तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। ये एक बहुत बड़ा बड़ा नहाने का बृहत स्नानागार था, जिसकी लंबाई चौड़ाई की यदि बात करें तो ये 11.89 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.44 मीटर गहरा है ये। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियाँ बनी हैं नीचे जाने के लिए। और जलाशय की जो फर्श है वो कैसी पक्की ईंटों से बनी होती थी। नीचे की जो फर्श होता था वो किसका? पक्की ईंटों से बना होता था। इस स्नानागार के पास कमरे में कुआँ है। इसी कुएँ से स्नानागार में पानी भरा जाता था, और जो बृहत स्नानागार के दक्षिण-पश्चिम किनारे पर एक नाली बनी होती थी, जिससे स्नानागार का गंदा पानी बाहर निकलता था।
संभवतः बृहत स्नानागार सामान्यतः जनता के लिए था एवं इसका उपयोग धार्मिक समारोह के अवसर पर भी किया जाता था। स्नानागार के पश्चिम में निर्मित भवन को व्हीलर महोदय ने अन्नागार की उपमा दी है। अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। इससे ये बात अंदाजा लगाया जा सकता है, अन्नागार मतलब जैसे कोई अन्न की कोई चीज़ रखना हो। ये भवन जो है 45.71 मीटर लंबा था एवं 15.23 मीटर ये चौड़ा हुआ करता था अन्नागार। स्नानागार के उत्तर पूर्व में एक विशाल भवन का हमें साक्ष्य मिला है, जिसे पुरोहित आवास और महाविद्यालय की संज्ञा दी गई है। स्नानागार के उत्तर पूर्व की बात हो रही है, तो वहाँ पर एक महाविद्यालय मिला है, जिसमें पुरोहित आवास रहा करते थे। दुर्ग के दक्षिण की ओर एक वर्गाकार भवन का हमें साक्ष्य प्राप्त होता है, जिसे सभा भवन कहा गया है। इसमें ईंट से बनी हुई 20 चौकोर स्तंभ थे। मोहनजोदड़ो के जो भवन थे वो पक्की ईंटों से बने हुए होते थे। मोहनजोदड़ो के जो भवन थे वो किसकी पक्की ईंटों के बने होते थे। प्रत्येक मकान की यदि बात करें तो उसमें रसोई घर, कुएं, आंगन, स्नानागार और ढकी नालियां होती थी। आज की यदि बात करें, कंपेयर करें आप, आपकी जो आज की जो नालियां वो कैसी खुली हो रही हैं, उस समय की नालियां ढकी होती थी, जिससे कि कोई कूड़ा करकट पन्नी उसमें नहीं जाए। तो एक अंदाजा जाया जा सकता है कि उस समय की सभ्यता कितनी अच्छी थी और विकसित थी। ये मकान संभवतः 2 या 3 मंजिल बने होते थे। मकान कितने हैं? 2 या 3 मंजिल मकान होते थे ये। क्योंकि यहाँ के मकानों के से पक्की ईंटों से निर्मित सीढ़ियों के साक्ष्य मिले हैं। सीढ़ियाँ जो बनी होती थी वो भी पक्की ईंटों की बनी होती थी और मकानों की छतें वो किसकी थी? लकड़ी की बनी होती थी। आज के टाइम पे लिंटर पड़ता है, लेकिन उस समय के मकान लकड़ी के बने होते थे एवं फर्श कच्ची ईंटों तथा पक्की ईंटें बिछाकर बनाई जाती थी। फर्श जो है, मकानों के प्रवेश द्वार मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गलियों की ओर खुलते थे। जो खिड़की दरवाजे होते थे वो कहाँ पर? गलियों की तरफ खुलते थे, सड़क की ओर नहीं खुल कर के। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य अधोलिखित है। वो है क्या? मोहनजोदड़ो की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? उसकी प्रमुख सड़कें हैं। क्या है? सड़कें थी। मोहनजोदड़ो की प्रधान सड़क यानी कि जो मुख्य सड़क है वो कितनी थी? 9.15 मीटर चौड़ी, यानी कि लगभग 33 फीट। आज के दौर में सड़कें कितनी छोटी हैं, जैसे आप देख रहे हैं 15 फीट, 20 फीट, बहुत से बहुत 30 फीट, लेकिन उस समय की सड़क थी 33 फीट। काफ़ी चौड़ी हो गई सड़क, जिसमें आराम से कोई सामान लेके जाओ या कोई चीज़ खड़ी करनी है, खड़ी कर दो। और जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा? राजपथ कहा इस सड़क को, राजपथ। सुमेरियन प्रकार की नाव जो है, चित्रित मुद्रा भी प्राप्त होती है सुमेरियन। यहाँ से यूनिकॉर्न प्रतीक वाले 2 चांदी की मोहरें प्राप्त होती हैं, जो चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य का प्रतीक हैं। तो ये भी एक बात चल गई कि यहाँ से क्या है, चांदी के भी प्रमाण हमें मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। एक बात इम्पोर्टेंट है इसमें, आपने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा, उसमें कब्रिस्तान के साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन यहाँ से 42 मानव कंकाल के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। मानव के कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन कब्रिस्तान की कोई साक्ष्य यहाँ से नहीं मिला है। कांस्य की नर्तिका की मूर्ति और पुजारी की मूर्ति, एक मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, कुम्हारों के आवास एवं 6 भट्टे, गले हुए तांबे के ढेर, सीपी की बनी पटरी, कुएं से प्राप्त नरकंकाल, वाटरप्रूफ के साक्ष्य, एक मुद्रा पर एक व्यक्ति को 2 बाघों से युद्ध करते हुए अंकित चित्र और हाथी का कपाल खंड, एक सींग बैल की आकृति वाली मोहरें। सबसे भारी मात्रा में क्या मिला? बटखरा, यानी कि बाट वगैरह मिले हैं, जिससे पता चलता है कि नाप तोलाई बाटों से की जाती थी। तांबे की हेयर पिन मिली है जो सिर में लगाते थे। एक ताम्र पात्र में सोने से निर्मित वस्तु एवं हड्डी से बनी हुई एक सुई मिली है। एक मानव का अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर मिला है। मानव की हड्डी के साथ-साथ एक बकरे का भी हड्डियाँ हमें मिली हैं। सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण आदि के साक्ष्यों के आधार सूती वस्त्रों के प्रयोग के प्रमाण आदि के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त होते हैं। सूती वस्त्र भी मिले हैं। फेरो मार्शल द्वारा मोहनजोदड़ो से उत्खनन के दौरान इसके 7 स्तर प्राप्त किए गए हैं। मोहनजोदड़ो कितने? 7 स्तर। तो ये आपकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में चर्चा थी। अब इसके बाद जो स्थल हैं इसके आस-पास हम, जैसे ये आपका
ये आपका चंद्रवतुड़ रहा। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इधर आपका कालीबंगा रहा, ठीक? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और इधर आपका कौन-सा लोथल रहा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आपने पढ़ा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इन दोनों में आपने देख लिया कि हड़प्पा सभ्यता में कब्रिस्तान मिले हैं, जबकि मोहनजोदड़ो में कब्रिस्तान की कोई साक्ष्य हमें नहीं मिले हैं। किस दोनों में कौन-कौन सी चीज़ें मिली हैं? अब इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको कराऊँगा। फिलहाल आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो स्थल हैं, उसको हम लेकर आएँगे। चलिए, थैंक्स।